जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ, इसको हम कह भी सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन्स, मैदान की भू-आकृति विज्ञान कि क्या-क्या कैसे, या तो अवसाद के जमाव के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। तो यहाँ अवसाद के जमाव के आधार पर मैदान को चार वर्ग में विभाजित करते हैं: भाबर, तराई, बांगर, खादर, और कहीं कहीं डेल्टा भी देखा जाता है जो भूगर्भिक दृष्टि से वो खादर मैदान है। तो जैसा कि हमने मैप में भी इसको हमने प्लॉट किया, इसको आप देखो। पहले दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप देख लें, फिर एक पर हम विश्लेषण आपको दे रहे हैं। ये शिवालिक है। शिवालिक के दक्षिण में, ठीक शिवालिक के पर्वतपदीय भाग में जो कंकड़ युक्त या बड़े बड़े यहाँ बोल्डर्स हैं, बजरी हैं, उस मैदानी क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर। भाबर के ठीक दक्षिण में अपेक्षाकृत महीन कण से दलदली भाग बना हुआ है समानांतर, उसको तराई कहते हैं। और उसके बाद ये जो खाद्यान्न उत्पादन की जो ग्रानरी है, जिसको हमने क्या बताया, कोठार बताया, वो बांगर है। बांगर में क्या है कि ये मैदानी जो बांगर का जो क्षेत्र है, यहाँ अब नदियों के बाढ़ के पानी नहीं पहुँच पाते हैं, या बहुत विकट स्थिति में पहुँचते हैं जब बहुत तीव्र बाढ़ आती है। जब बहुत तीव्र बाढ़ आती है तब कभी कभी पानी पहुँच पाते हैं। यहाँ पर सैंड और क्ले की बराबर मात्रा पाई जाती है, ये बांगर है। फिर उसके दक्षिण की तरफ जाते हैं या नदी घाटियों में जाते हैं, जहाँ प्रति वर्ष जो है निक्षेप जमा करती हैं नदियाँ बाढ़ के समय, तो उसको हम खादर कहते हैं। तो उनकी स्थिति मैप पर भी आपको दिख रही है। ये भाबर है, ये तराई है, ये बांगर है, और ये जो ब्लू कलर का ये क्या है, खादर है। देखें, ये संपूर्ण क्षेत्र हम देख रहे हैं। कम या ज़्यादा भाबर है पर्वतपदीय भाग में, तराई जो दलदली भाग है बांगर पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। यद्यपि गहरी घाटियों में यहाँ भी कहीं कहीं खादर मिलता है, और समान रूप से दिखाया गया ये खादर है। असम वाला मैदान भी खादर है, और जो अपना राजस्थान का मैदान है इसको हम दूसरी श्रेणी में रखते हैं, सैंडी प्लेन, रेतीला मैदान है ये। ठीक, तो अगर इधर हम बात करते हैं, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवालिक के दक्षिण में भाबर, तराई, बांगर और खादर का क्रम क्या है। तो पहले भाबर, आप देख रहे हैं, पहले भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर इसके बाद खादर। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाबर। तो शिवालिक के दक्षिण में ठीक पर्वतपदीय भाग में जहाँ ढाल जैसे परिवर्तित होता है और नदियों के वेग में कमी आ जाती है, तो वहाँ अपेक्षाकृत कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ढाल कम हुआ और वेग में कमी आ गई, तो वहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स जमा करने लगती है। क्या जमा करेंगी? बोल्डर, जिसमें कंकड़ पत्थर होंगे और बड़े बड़े बजरी के कण भी होंगे वहाँ पर। और ये भाग जब वहाँ पर जमा हो जाता है, तो जो नदियों की छोटी छोटी शाखाएँ हैं, जो छोटी छोटी सरिताएं, शाखाएं नहीं, जो छोटी छोटी सरिताएं पर्वतपदीय भाग से निकल रही हैं, ये इसमें छुपती हुई नजर आती हैं। तो इनको हम गुम्फित धारा कहते हैं। गुम्फित धारा डेल्टा पर भी होता है और यहाँ भी, वो दिखाई नहीं देता है। बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं तो पानी उसके अंदर से धीरे धीरे रिसता हुआ नजर आता है। अगर आप पर्वतपदीय क्षेत्रों की यात्रा करें तो आसानी से ये तथ्य आपको वहाँ दिखाई देंगे, भौगोलिक परिदृश्य वहाँ दिखाई देगा। अगर आप कभी हरिद्वार या ऋषिकेश गए हैं, तो ऋषिकेश से जब हरिद्वार की तरफ हम आते हैं, तो राजा जी नेशनल पार्क के सहारे अगर आप देखते हो गंगा में या हरिद्वार से पहले, तो वहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स आपको दिख जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर आप समान रूप से जाते हैं तो वहाँ दिख जाएंगे। तो ये एक बताया गया कि वहाँ आप देख सकते हैं, या तो पर्वतपदीय भाग में जाते हैं पंजाब में, या फिर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जहाँ से शिवालिक का ढाल खत्म होता है, वहाँ पर ये दिख जाएगा कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसमें से क्या निकल रही हैं, नदियाँ निकल रही हैं। लेकिन वो नदियाँ दिखती नहीं, वो गुम्फित धारा है। ये पूरा का पूरा जो भाबर क्षेत्र है, अगर इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो पर्वतपदीय क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, सघन वन वाले जो हैं पेड़ पाए जाते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और ऊंचाई इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर? उसके ठीक दक्षिण में जहाँ पर
बजरी का आकार छोटा हो गया, थोड़ी सिल्ट भी जमा हो जाती है जिसे गाद कहते हैं, और क्ले भी जमा हो जाती है, और ढाल कम है तो यहाँ पर दलदली भूभाग या भूआकृतिक स्वरूप का निर्माण होता है, जिसको हम तराई कहते हैं। इसकी अगर चौड़ाई हम देखते हैं तो 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी ये दलदली भाग है। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से सघन मिश्रित वन पाए जाते हैं, और दलदली भाग है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अनेक प्रकार के परजीवियों से भरा पड़ा है। बेसिकली जो मॉस्किटोज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, लीच जिसको जोक कहते हैं, या अन्य प्रकार के यहाँ पर परजीवी हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र प्रति वर्ष बरसात के बाद परजीवियों के कारण घातक बीमारी का शिकार हो जाता है। लोगों में घातक बीमारी हो जाती है जैसे मलेरिया, और एक अक्सर बरसात के बाद यहाँ एक बीमारी फैलती है जिसको हम कहते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं। तो कुछ वर्ष पहले कई हजार लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार के प्रयास के द्वारा अब ये बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। तो ये परजीवियों से भरा पड़ा पूरा क्षेत्र है। चूँकि दलदली भाग है, सघन जल वाला है, यहाँ आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तरह तरह की बीमारियाँ आती है। जहाँ तक कृषि का प्रश्न है तो वनों को साफ करने के बाद शुगर केन, व्हीट एंड पैडी, कहने का मतलब गन्ना, गेहूं और चावल के साथ साथ सब्जी की खूब कृषि की जा रही है। कौन किस क्षेत्र में? तराई के क्षेत्र में। उसके बाद बांगर क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। ये पंजाब से लेकर अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मूल रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है कि इसकी संरचना में, बांगर की संरचना में 50% बालू होता है और 50% क्ले यानी मृत्तिका होती है, जिसके कारण ये काफ़ी उपजाऊ होता है। और कृषि उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो यही हार्टलैंड है। इसमें लगभग विश्व की सारी कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ अब एक समस्या है, अति कृषि के कारण या अवैज्ञानिक कृषि के कारण यहाँ की भूमि, बेसिकली बांगर भूमि, कई प्रकार की मानवीय अवैज्ञानिकता का शिकार हो रही है। कहीं कहीं तो अत्यधिक सिंचाई के कारण जल का जमाव होता है। जब जल का जमाव होता है तो वहाँ की मृदा नमकीन हो जाती है, साल्टी हो जाती है, और बाद में वो मृदा धीरे धीरे ऊसर, रेह या कल्लर में परिवर्तित हो जाती है। ऊसर, रेह, कल्लर जो काफ़ी क्षारीय भूमि हो जाती है, जिसमें कृषि नहीं होती है। और महान मैदान में, बेसिकली बांगर क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर भूमि इसका शिकार हो चुकी है। इसके साथ साथ जहाँ नहरें विकसित हैं, नहरों के आसपास आपने देखा होगा जल रिसाव के कारण बड़े पैमाने पर भूमि क्या हो जा रही है, क्षारीय हो जाती है। अपनी अगर इंदिरा गांधी नहर में भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है पश्चिमी राजस्थान में। जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में जो क्षारीय भूमि, उसको हम सेम बोलते हैं, सेम की समस्या। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जल जमा होता है तो कैपिलरी एक्शन के कारण, किसका के कारण जो नीचे के साल्ट होते हैं ऊपर आकर जमा हो जाते हैं, तो भूमि सामान्य कृषि योग्य नहीं रहती है। और जब वो सूख जाती है तो सफ़ेद कलर की एक परत आ जाती है। सफ़ेद कलर की परत को हम रेह, ऊसर, कल्लर, राकर, अलग अलग भाषाओं में उसका हम क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसकी संज्ञा देते हैं, रेह, ऊसर, कल्लर। तो जब भी आप देखें कि वाइट कलर की एक लेयर आ जाती है भूमि पर, चूने की जैसी दिखाई देती है, तो उसमें लवण आ जाते हैं, भूमि क्षारीय हो जाती है, जो कृषि के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है। तो हजारों हेक्टेयर भूमि महान मैदान में इस प्रवृत्ति का शिकार हो रही है, अवैज्ञानिक कृषि के कारण, अवैज्ञानिक कृषि उपागम के कारण। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में जब मृदा का अपरदन होता है बांगर क्षेत्र में, तो कुछ कंकड़ दिखाई देने लगते हैं, और वह भी कंकड़ जो होते हैं चूने के पत्थर से युक्त होते हैं, चूना उसमें होता है। तो वैसे जो कंकड़ीली भूमि होती है जिसमें कंकड़ दिखाई देते हैं, उसको हम भूर या भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूर या भूड़ कहते हैं। तो ये बांगर क्षेत्र है, और ये वह बांगर क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में नदियों का सामान्य स्थिति में पानी नहीं पहुँचता है। ये अत्यधिक उपजाऊ है और यहाँ लगभग सभी प्रकार की कृषि की जाती हैं। फिर इसके बाद जो ये ब्लैक कलर आप देख रहे हो, जहाँ निचली नदी घाटी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मान लो पूरा पश्चिमी बंगाल तक और उधर असम तक। तो यहाँ पर हर वर्ष नदियाँ
हर वर्ष नदियाँ बाढ़ के समय या जब वर्षा ऋतु आती है तो नई मिट्टी जमा करती है, नया अवसाद जमा करती है, जिसमें जैविक तत्व भी होते हैं, काफ़ी उपजाऊ भी होते हैं। तो उसको हम खादर कहते हैं और खादर को पंजाब में बेट कहते हैं। खादर को पंजाब में क्या बोलते हैं? बेट। खादर को पंजाब में बेट कहा जाता है। कहाँ? पंजाब में। खादर को पंजाब में बेट कहते हैं और ये भूमि जैसे कहा कि काफ़ी उपजाऊ होती है, कुछ इसमें जीवांश होते हैं, लेकिन यह भूमि बाढ़ का अत्यधिक शिकार होती है। हर सीजन में यह बाढ़ से जलमग्न हो जाती है। बाढ़ के कहने का मतलब जलमग्न हो जाती है, बाढ़ से प्रभावित होती है। तो प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि की फसलें यहाँ पर बर्बाद भी होती हैं। जहाँ तक फसलों का सवाल है तो इसमें खरीफ की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। खरीफ की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, यद्यपि अब परिवर्तनशीलता है तो लगभग सारी फसलें उगाई जा रही है, लेकिन सामान्य रूप से खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त तो होती है। तो ये वर्गीकरण हमारे पास आ गया, जो भू आकृति के आधार पर, ढाल के आधार पर, जैसे भी सोचो ये है। भाबर, तराई, खादर, बांगर। भाबर, तराई, बांगर और खादर का क्रम है, तो इसको आराम से कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है।